हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज की मूवी स्टोरी उन सभी लोगों के लिए है जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते थे पर किसी न किसी वजह से उस काम को छोड़ चुके हैं और इसे ही अपनी किस्मत समझ रहे हैं और फिर वही नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। बट इस मूवी स्टोरी के जरिए आपको ऐसी इंस्पिरेशन मिलने वाली है जिससे आपकी लाइफ में इम्पॉसिबल वर्ड खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस दुनिया में भगवान ने इंसान को वो सारी पावर दिए हैं जिससे आप कोई भी काम कर सकते हो। बस आपको अपने पर विश्वास करना होगा और लाइफ में एक्सक्यूज वर्ड को ख़त्म करना होगा, क्योंकि प्रॉब्लम तो इस लाइफ का एक हिस्सा है। तो उसके बारे में ना सोचकर आप उस मुकाम को हासिल करने के बाद की खुशी को सोचो, तभी आप में वो हिम्मत आएगी। तो ऐसे ही एक सच्ची कहानी मांझी द माउंटेन मैन की मूवी स्टोरी आपके लिए लाया हूँ, जो दशरथ मांझी के लाइफ पर बेस्ड है। इसके साथ ही हम जानेंगे कि इनके नाम के आगे माउंटेन मैन क्यों लगा। तो ये कहानी है दशरथ मांझी, जो बिहार के गया जिले के बिलौल गाँव में रहते हैं। ये गाँव पहाड़ों से घिरा है और ये साल होता है 1960 का। ये गांव काफ़ी पिछड़ा रहता है और वहाँ के लोगों को अगर कोई ज़रूरत हो तो इस पहाड़ को पार करके ही पास के शहर वजीरगंज जाना पड़ता था। और यहाँ हॉस्पिटल और बाकी सुख सुविधाएं देश की आज़ादी के बाद भी नहीं पहुँच पाई थी। दशरथ की फैमिली बहुत गरीब थी और कास्ट से मुसहर थे, मतलब जो चूहों को मार कर खाते हैं। और गाँव में उस वक्त ऐसे कास्ट को अपर कास्ट वाले जमींदार पसंद नहीं किया करते थे और अपने नज़दीक भी नहीं आने देते थे। स्टोरी की शुरुआत में पता चलता है कि दशरथ एक छेनी हथौड़ी के साथ पहाड़ की तरफ जा रहा है और दशरथ के पिता उसे रोकते हैं, पर वो नहीं मानता है। साथ ही गांव के मुखिया भी दशरथ का मजाक उड़ाते हैं और पागल बोलते हैं। गांव के मुखिया और जमींदार एमएलए सभी गांव के गरीबों को लूटकर अपनी जेब भरने के फिराक में रहते थे। जो उनकी बात नहीं मानता था उनको वो बहुत ही कड़ी सजा देते थे। अब दशरथ अपनी छेनी हथौड़ी से उस पहाड़ को काटना शुरू कर देता है। वहाँ के गाँव के लोग उससे पूछते हैं, दशरथ ये क्या कर रहे हो? वो कहता है, मैं पहाड़ तोड़ रहा हूँ। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि ये पत्थरों से भरा हुआ पहाड़ था और एक अकेले इंसान के बस की बात नहीं थी, वो भी एक छेनी हथौड़ी से। तो मजाक बनाना तो जायज़ था। कैसे किसी को विश्वास होगा कि ये पॉसिबल है? पर दशरथ को अपने पर भरोसा था, विश्वास था कि एक दिन मैं इस विशाल पहाड़ को तोड़ के गिरा दूंगा। अब हम कहानी के फ्लैशबैक में जाते हैं और देखते हैं कि आखिर क्यों दशरथ ने यह जिम्मा लिया और इस इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल करने की ठानी। हम देखते हैं कि दशरथ का जन्म एक बहुत ही गरीब घर में हुआ था और इसकी शादी बचपन में ही कर दी गई थी। पर उसके पिता गांव के मुखिया के कर्ज में फंस चुके थे और कर्ज को चुका नहीं पा रहे थे और मजबूरी में आकर दशरथ को जमींदार के हवाले करने की सोचता है। और दशरथ उनके बीच काम नहीं करना चाहता था और जमींदारों के चंगुल से भाग निकलता है और शहर की तरफ निकल लेता है। अब करीब 7 साल के बाद वो गाँव लौटता है। गाँव लौटते वक्त उसकी मुलाकात उसी के गाँव की एक लड़की से होती है जो मिट्टी के खिलौने को शहर में बेचा करती थी। वो दशरथ को पसंद आ जाती है और इससे जान पहचान बढ़ाता है। फिर जब गांव पहुंचकर वो मुखिया को अपने पिता का नाम बताता है, साथ ही कि वो वही लड़का है जो 7 साल पहले भाग गया था। उसे वो लोग बहुत मारते हैं कि तुमने हमें टच कैसे किया, तुम नीचे जात के लोग। इसके बाद वो गाँव के दूसरे लोगों से मिलता है और इतने दिनों बाद अपने लोगों से मिलकर उसे बहुत खुशी होती है। फिर उसके पिता ये सोचते हैं कि अब दशरथ की शादी तो बचपन में ही हो गई थी, पर उसकी वाइफ तो अपने घर में ही रह रही है, पर जब वो लौट आया है तो उसे अपने घर लाना चाहिए। पर उस लड़की के पिता नहीं मानते हैं और अपने बेटी को देने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि उसको लगता है कि दशरथ और उसके पिता कुछ नहीं करते हैं और बहुत गरीब भी है। पर जब दशरथ को पता चलता है कि उसकी वाइफ वही लड़की है जिससे वो गाँव में आते वक्त मिला था, जिसका नाम फगुनिया रहता है। दशरथ फगुनिया को पहले ही पसंद कर चुका था, तो अब उसके पिता को कहता है कि अगर हमारी शादी हो चुकी है तो ये मेरी हुई, तो मैं इसे किसी हाल में अपने घर ले जाऊंगा। दूसरी तरफ फगुनिया भी दशरथ को पसंद किया करती थी। कुछ दिन बाद जब फगुनिया की शादी उसके घर वाले कर रहे होते हैं, दशरथ वहाँ पहुँच जाता है और फगुनिया को वहाँ से भगा ले जाता है और कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। अब दशरथ और फगुनिया पति और पत्नी के जैसे अपनी लाइफ जीने लगते हैं। दूसरी तरफ दशरथ भी खेतों में काम करता है और फगुनिया मिट्टी के खिलौनों को बेचकर दोनों अपनी लाइफ को चलाने लगते हैं। गांव के मुखिया का बड़ा बेटा रॉब की बुरी नज़र फगुनिया पर रहती है। वो उसे बाजार में छेड़ता है, तभी दशरथ उसे देख लेता है और उसे बहुत पीटता है। ये सबसे फगुनिया दशरथ से नाराज़ होती है। आखिर क्यों तुम्हें सबसे लड़ना है? यहाँ सबकी बुरी नज़र है मेरे पर, तो क्या तुम सबसे लड़ने जाओगे? दशरथ कहता है, हाँ मैं सबसे लड़ूंगा। पर वो लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहती थी और वो बहुत गुस्सा होती है और घर छोड़कर चली जाती है। फगुनिया कहती है, कल को तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा? क्या इसी के लिए तुमने मुझे भगा कर लाया था?
दिमाग बिल्कुल नहीं है तुम्हें। और वो बताती है कि वो माँ बनने वाली है। इससे दशरथ बहुत खुश होता है। उसी रात जब ये दोनों घर से बाहर होते हैं, वो रॉब दशरथ को ढूंढता है अपने बदले के लिए, पर वो नहीं मिलता है और दशरथ का दोस्त उससे बहस करता है, तो दशरथ के बदले गुस्से में वो उसकी बीवी को उठा लेता है। अगले दिन पता चलता है कि उसकी बीवी की लाश नदी में पड़ी है। इसी तरह गांव के लोग मुखिया और उसके बेटे से बहुत तंग आ चुके थे। इधर दूसरी तरफ फुगुनिया एक बच्चे को जन्म देती है और दशरथ अपने फैमिली के भरण पोषण के लिए मेहनत करता रहता है। कुछ दिन बाद पता चलता है कि फगुनिया फिर से माँ बनने वाली है। अब जब वो दशरथ के लिए खाना ले जा रही होती है, तभी वो अनबैलेंस हो जाती है और उस पहाड़ से गिर जाती है और काफ़ी गंभीर रूप से घायल हो जाती है। और इधर दशरथ खाने का वेट कर रहा था, तभी उसे इस हादसे के बारे में खबर मिलती है, तो वो फ़ौरन वहाँ पहुँचता है और फगुनिया को पास के हॉस्पिटल में ले जाने लगता है। पर उसके लिए बहुत लंबी दूरी तय करनी थी, साथ ही वो पहाड़ को भी पार करना था। पर कैसे भी वो हॉस्पिटल पहुंच तो जाता है, पर अपनी बीवी को बचा नहीं पाता है, पर डॉक्टर उसके बच्चे को बचा लेते हैं। अब दशरथ पूरी तरह से टूट चुका था। वो फगुनिया से बहुत प्यार करता था, अब अपने को बहुत बेबस समझ रहा था। वो चाह कर भी अपनी बीवी को टाइम पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पाया, क्योंकि उसके लिए उसे पहाड़ को पार करना पड़ा। अब वो उस पहाड़ पर जाता है और उसे बहुत कोसता है और कहता है, तुम्हारा घमंड मैं तोड़ कर रहूँगा। वो बहुत गुस्सा होता है और पत्थरों से पहाड़ों को मारने लगता है, जिससे वहाँ पत्थरों के टकराने से चिंगारी उठती है और फिर आग लग जाती है। अब दशरथ के जीवन में बस एक ही लक्ष्य था, उस पहाड़ को तोड़कर रास्ता बनाना, ताकि उसे जो तकलीफ झेलना पड़ा और किसी को ना झेलना पड़े। अब दूसरे दिन वो छेनी और हथौड़ी के साथ वहाँ पहुँच जाता है और पहाड़ों को तोड़ने लगता है। और अब हम कहानी के प्रेजेंट टाइम में आ चुके हैं, जहाँ से स्टोरी स्टार्ट किया था। अब गांव के सभी लोग उसे पागल कहने लगे थे, पर वहाँ का एक पत्रकार दशरथ के पास जाता है और उसे पूछता है कि आप ये क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। दशरथ का जवाब सभी के लिए एक ही रहता था, जब तक तोड़ेगा नहीं छोड़ेगा नहीं। और सभी की तरह वो पत्रकार भी यही बोल के निकल लेता है कि ठीक है, जब टूट जाएगा तब देखेंगे। अब करीब 2 साल के बाद पत्रकार फिर दशरथ के पास आता है और वो उससे पहाड़ को तोड़ते हुए ही पाता है। इस बार वो पत्रकार बताता है कि मेरा नाम आलोक है, मैं एक पत्रकार हूँ। दशरथ उस पत्रकार को कहता है कि तुम दूसरों के लिए काम करना छोड़ दो और अपना एक न्यूज़पेपर निकालो। वो कहता है कि न्यूज़पेपर निकालना इतना आसान नहीं है। दशरथ कहता है, पहाड़ तोड़ने से भी मुश्किल है क्या? ये कहकर दशरथ हंसने लगता है, क्योंकि उसके लाइफ में मुश्किल शब्द था ही नहीं। और यह देखकर आलोक वहाँ से चला जाता है और दशरथ के लिए 2 केले छोड़ जाता है। अब करीब 10 साल बाद उस पहाड़ का रूप चेंज दिखने लगा था और गांव वाले भी दशरथ के इस काम की सराहना करने लगे थे, पर कोई भी उसके साथ काम नहीं कर रहा था। अब दशरथ के बच्चे भी बड़े हो चुके थे और दशरथ के पिता उसके बच्चों को पालने से इनकार कर देता है और कहते हैं कि कोई और काम करो, मेरे से अब तुम्हारे बच्चे नहीं संभाले जाते, नहीं तो दूसरी शादी कर लो। दशरथ फगुनिया के लिए ही ये सब कर रहा था। वो कहता है, दूसरी शादी तो कभी नहीं कर सकता, बात रही बच्चों की तो मैं देख लूँगा। फिर अपने बच्चों के साथ खेलने लगता है, पर उसे पता था कि खाने पीने के लिए कुछ तो करना होगा। अब वो गांव के व्यापारी के पास जाता है और उन्हें बताता है कि तुम जो 4 दिन में अनाज को गांव तक लाते हो, मैं उसे पहाड़ पार कर कर 1 दिन में लेते आऊँगा। व्यापारी भी मान जाता है और वो मेहनत करने लगता है और उससे कुछ पैसे मिलने लगते हैं और अपने बच्चों को देखभाल करने लगता है। अब पता चलता है कि गाँव के सभी लोग वहाँ से भाग रहे हैं, क्योंकि अब सारी ज़रूरत के अलावा पानी की भी कमी गाँव में हो गई थी और सूखा आ चुका था। दशरथ के पिता उसे भी वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि आखिर क्या निकलेगा ये पहाड़ खोदकर। दशरथ कहता है, रास्ता निकलेगा, और अपने पास जो भी पैसे रहते हैं अपने पिता को दे देता है और बच्चों को ध्यान रखने के लिए बोलता है। पर अब वहाँ अकाल आ चुका था और पानी भी नहीं थी, सारे कुएँ सूख चुके थे। वो कुएँ के अंदर पानी की तलाश में जाता है, पर फिर भी उसे कुछ हासिल नहीं होता है। फिर वो उसी कुएँ में सो जाता है। फिर वो कुएँ में और अंदर जाता है, फिर थोड़ा पानी उसे मिल जाता है और वो उस पानी और कुछ पौधे के पत्तों को खाकर अपनी जान बचा लेता है। उसके बाद वो वहाँ से निकलकर उस पहाड़ को गले लगाता है, कहता है कि अब तुम मेरे पक्के दोस्त बन गए हो, तुमने मेरी जान बचाई। और इसके साथ ही उसे फगुनिया की भी याद आती है और उसके याद में अपना दिन काटता रहता है। एक दिन उसे एक सांप दिखता है, उसे मारने की सोचता है, पर वो उसका शिकार हो जाता है। अब उसे लगता है कि वो नहीं बचेगा। फिर वो अपने पैर के अंगूठे को ही काट डालता है जहाँ सांप ने काटा था और इसकी वजह से बेहोश हो जाता है और अपनी जान बचा लेता है।
तभी उसे फुगुनिया ख्यालों में आती है। साथ ही वहाँ बारिश होने लगती है और पानी की कमी भी पूरी हो जाती है और गांव में सभी लोग वापस भी आने लगते हैं। गांव के लोग जब वापस आते हैं दशरथ का काम को देखकर चकित रह जाते हैं। दशरथ ने सच में कर दिखाया, पर पूरा पहाड़ को तोड़ना बाकी था। इतने दिनों में अब उसका दोस्त नक्सलियों में मिल जाता है और गांव के जमींदार और मुखिया पर हमला कर देता है और जमींदार को पकड़कर गांव के बीचों बीच ले आता है और गांव वालों से पूछता है क्या सजा देनी चाहिए इसे। ये देखकर गांव वालों में हिम्मत आती है और वो सभी अपनी आप बीती बताने लगते हैं। फिर वहाँ दशरथ आ जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। वो काफ़ी चेंज हो चुका था, फगुनिया के जैसे वो भी हिंसा से दूर रहना चाहता था। वो उन लोगों को भी लड़ाई झगड़े से दूर होने के लिए बोलता है, पर उसका दोस्त नहीं मानता है और दशरथ को मारता है और मुखिया को पेड़ से लटकाकर मार डालता है। फिर वहाँ पुलिस आ जाती है और नक्सली भी मारे जाते हैं, जिसमें दशरथ के दोस्त भी मारा जाता है। साथ ही दशरथ के पिता को भी गोली लग जाती है। आखिरकार दशरथ देखता रह जाता है और इस लड़ाई को रोक नहीं पाता है। अगले दिन आलोक फिर से दशरथ के पास आता है और दशरथ से रात की लड़ाई के बारे में पूछता है। दशरथ गुस्सा होता है और कहता है मैं पागल हूँ, मेरी बात का क्या, और उसे भगाने लगता है। जाते जाते आलोक झा उसे बताता है कि उसने अपना न्यूज़पेपर स्टार्ट कर दिया है। ये सुनकर दशरथ बहुत खुश होता है और आलोक उसकी तस्वीर के साथ अपने फ्रंट स्टोरी में छापता है। इसके बाद दशरथ पहाड़ पर ही अपना घर बना लेता है और वहीं रहकर अपना काम करता रहता है। अब गांव में प्रधानमंत्री आने वाले रहते हैं। उस वक्त इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री रहती है। वो वहाँ के गांव वालों को रोटी कपड़ा मकान का आश्वासन देती है, पर दशरथ को पता था कि इस गांव में पहाड़ का टूटना और रास्ता बनना कितना ज़रूरी है। वो इंदिरा जी के पास जाता है और गांव के लोग भी उसकी तरफ से बोलते हैं और वो भी कहती है कि हाँ तुम्हारी मदद की जाएगी, और वो फ़ोटो भी उसके साथ खिंचवाती है। अब जब पेपर में दशरथ का फ़ोटो फ्रंट पेज पर आ जाता है, उसका नाम द माउंटेन मैन से फेमस हो जाता है। ये देखकर मुखिया, जो कि अब रॉब था, वो दशरथ को वो पेपर की फ़ोटो दिखाता है और कहता है गवर्नमेंट तुम्हारी मदद करेगी, कुछ पैसे भी देगी। दरअसल रॉब को उससे मिलने वाले पैसे की लालच रहती है और दशरथ की अर्जी गांव के अधिकारी से दिलवा देता है और दशरथ के टूटे हुए पत्थरों को बेचने लगता है, जिसका पता दशरथ को नहीं होता है। पर एक दिन ये चोरी दशरथ देख लेता है और वो आलोक के साथ गांव के बैंक में पहुंच जाता है। वहां जाके उसे पता चलता है कि उसे करीब 25 लाख रुपए गवर्नमेंट ने मदद के लिए दिए हैं, पर वो गांव का मुखिया सब पैसे खा चुका था। इसके बाद दशरथ मुखिया के पास जाता है और उसे कहता है कि मेरे पैसे दो, बट मुखिया उससे डांटता है और भगा देता है और कहता है जाओ जिससे शिकायत करनी है कर दो। और किससे शिकायत करोगे? प्रधानमंत्री से। जाओ, वो दिल्ली में रहती है और अभी इमरजेंसी लगा हुआ है देश में, कोई तुम्हारी नहीं सुनेगा। दशरथ बोलता है मैं जाऊंगा, अगर जाना पड़ा तो मैं दिल्ली भी जाऊंगा। और वो उन लोगों की शिकायत के लिए दिल्ली के लिए निकल पड़ता है, पर उसके पास पैसे नहीं होते हैं, इसलिए ट्रेन का टीटी उसे ट्रेन से धक्का दे देता है। अब वो ये सोचता है कि मुझे जाना तो है, फिर वो पैदल ही दिल्ली तक जाने की सोचता है और वो चल पड़ता है। रास्ते में उसे बहुत सारी मुश्किलें आती है और वो वक्त इमरजेंसी का था। सभी लोग सोचते हैं कि ये कोई क्रांतिकारी इंसान है और धीरे धीरे कुछ लोग उसके पीछे हो लेते हैं। बहुत लंबा रास्ता तय करने के बाद आखिरकार वो दिल्ली पहुंच जाता है, पर वहां जाकर उसे कुछ हासिल नहीं होता है। वहां का पुलिस ऑफिसर उसे भगा देता है। फिर वो गांव लौट आता है। गांव लौटकर वो अपने काम में जुट जाता है। अब करीब 22 साल बीत चुके हैं और वो लगभग पूरा पहाड़ अकेले ही काट चुका था। ये देखकर वहाँ के लोग उसकी मदद के लिए आ जाते हैं और साथ में काम करने लगते हैं। पर वो रॉब मुखिया वहाँ के ऑफिसर से दशरथ की शिकायत कर देता है कि ये पहाड़ सरकारी संपत्ति है, तो इसे तोड़ना इलीगल है बिना परमिशन के, और इसके लिए दशरथ को वो जेल में डाल देता है। अब दशरथ भी यही सोचता है कि अब बस हुआ, किसी को कुछ मतलब नहीं है, कुछ पड़ी नहीं है, तो मैं जो कर रहा हूँ उससे कुछ भी होने वाला नहीं है, और हिम्मत हारने लगता है। और गांव के लोग दशरथ के साथ थे और जानते थे कि वो जो कर रहा है बहुत बड़ा काम है। सारे गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं दशरथ को छुड़ाने के लिए। पुलिस भी प्रेशर में आकर दशरथ को छोड़ देती है और दशरथ के साथ इस पहाड़ को फाइनली तोड़ दिया जाता है। और इस खुशी में गाँव के लोग बहुत खुश होते हैं और खुशियाँ मनाते हैं, और गवर्नमेंट भी दशरथ के काम की सराहना करती है और गांव में उस पहाड़ से गांव तक रोड बना दिया जाता है, जो आज भी दशरथ मांझी के नाम से मौजूद है। और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट में बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।